स्टार्ट करें। यस सर। ओके ओके ओके, चलो। तो हम लोग देख रहे थे हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर बताएं इसके बारे में कि स्ट्रक्चर हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल सेक्शंस को ऐड करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, और जो हमारा एक सिस्टम बन जाता है उस सिस्टम को देखते हैं कि ये हमारा लोड कैरी करता है कि नहीं करता है, या फिर हमारे लोड के लिए कांस्टेंट है कि नहीं है। तो ये हमारा एज ए होल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बिल्डिंग को लिए, हमारे बिल्डिंग में भी बीम है, कॉलम है, ट्रस है, फ्रेम है, ये सारा का सारा हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि जॉइंटेड है और हमारे लोड को कैरी करता है। अब जो लोड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड होता है। डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड है। तो ये सारे के सारे लोड को कैरी करता है। अब कैरी कैसे करता है, जैसे हम एक लोड बोले डेड लोड, इसको बोले डीएल। तो जो डेड लोड होता है, नाम में ही है डेड। डेड का मतलब मरा हुआ। मरा हुआ कहने का मतलब कि जो हमारे रूम में कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, जो कुछ भी है जो कि निर्जीव है, वो सारा का सारा डेड है। अब हमारे कुर्सी का भी वेट होगा, टेबल का भी वेट होगा, ये सारा का सारा वेट हमारे स्लैब पे लगता है, मतलब हमारे फ्लोर पे लगता है। तो ये एक प्रकार का लोड है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा बिल्डिंग है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से बना है। और ये जो मेंबर है, स्लैब है जिसपे कि ये सारा का सारा कुर्सी रखा हुआ है, या फिर यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, जो कुछ भी है, ये बीम है और यहाँ पे कॉलम है। तो ये जॉइंटेड है। ये जॉइंटेड हो गया, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया। और इसका काम क्या है, ये हमारे डेड लोड को कैरी कर रहा है। अब हम बोले लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब हो गया कि हमारा लोड, मतलब जो हम है सजीव है, मतलब चलता फिरता लोड। लाइव लोड का मतलब जो जिंदा है, यानी जो चल रहा है, तो उस लोड को भी कैरी करता है। तो ये सही बात है कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे लाइव लोड को भी कैरी करता है। विंड लोड नाम से क्या स्पष्ट है, हवा का लोड। हमारा जो भी बिल्डिंग है या फिर जो भी है, वो हवा के लोड को भी असिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हवा बहा और बिल्डिंग मेरा कोलैप्स करके गिर गया, या फिर जो हमारा हवा बहा और गौशाला मेरा कोलैप्स करके गिर गया। ठीक है। अब क्या है, हमारा अर्थक्वेक एक प्रकार का लोड है। तो अर्थक्वेक लोड यानी भूकंप का लोड। भूकंप भी अपना एक लोड लगाता है, उसका भी एक लोड है, जिसके कारण बहुत जगह बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद तुम्हारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तुम्हारा कोलैप्स कर जाता है। तो जनरली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड है, जिसको कि हमारे स्ट्रक्चर का काम होता है कि उसको रेसिस्ट करे, या फिर जो उस पर लोड लगे तो ऐसा ना हो कि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। हमारा स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। तो एज ए होल जितना हमको बताना था, जितना समझाना था स्ट्रक्चर के बारे में, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम बता दिए। जैसे कि खुद सोचो, हमारे पास एक, अब कोई बोला कि सर गौशाला, गौशाला मान के चलो ऐसा ही मेरा होता है। यहाँ पे कॉलम रहता है और ऊपर उसको वो सपोर्ट के लिए कुछ दे देते हैं खरपतवार का। तो ये भी हमारा उस, और यहाँ पे गाय को हम लोग रखते हैं अंदर। तो ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखो, ये बीम की तरह काम करेगा, ये तुम्हारा धरन मतलब कॉलम की तरह काम करेगा। तो ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब ऐसा थोड़ी है कि इस पे जो भी, यहाँ पे जो भी हम इस हवा आएगा, इस बांस को उखाड़ के गिरा देगा, ऐसा भी नहीं है। हम इतना स्टैंड बनाते हैं, इसको कंस्टेंट कर देते हैं ताकि ये ना गिरे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब कोई हमको बताओ कि एनालिसिस क्या होता है। हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल टर्म एनालिसिस का बात कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है, और बताओ कोई कि सर एनालिसिस क्या होता है, तो बताओगे। एनालिसिस मतलब सर खोजबीन करना या उसका विशेषता के बारे में कुछ ये करना, मतलब ज्ञान इकट्ठा करना। वाह, एकदम सही तुम बता रहे हो। कुछ बताओ, हमको एग्जांपल दो। एग्जाम्पल में सर, जैसे इंडिया में एक रो एजेंट होता है सर, उसका मतलब उसमें भी एनालिसिस एंड विंग्स है। फुल फॉर्म तो लास्ट उसका भूल गए सर, आर का लास्ट में एनालिसिस एंड विंग्स है। चलो रिसर्च ठीक है, एंड एनालिसिस एंड विंग्स। चलो ठीक है, ये कुछ बता रहा है। और कोई कुछ बताओगे क्या, एनालिसिस का मतलब क्या समझते हो। हम स्ट्रक्चर एनालिसिस बाद में बताएंगे, पहले एनालिसिस एक जनरल टर्म है, एनालिसिस से क्या समझते हो।
मंथन करना किसी भी चीज का। सही बता रहे हो, मतलब पूरा का पूरा जो हिंदी का परफेक्ट जो सार्थक वर्ड है वो बता रहे हो। तो देखो, एनालिसिस का मतलब कोई बता रहा है सर मंथन करना, या फिर कोई बता रहा है कि सर एक रॉ एजेंट है वो सारा का सारा एनालिसिस करता है। ये तो एनालिसिस जो वर्ड है ये बहुत ब्रॉड वर्ड है। अब चूंकि हमको ये एनालिसिस है, मतलब एनालिसिस का करने का मतलब कि हमको मंथन करना। अब हमको मंथन करना है स्ट्रक्चर का। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान के चलो सब लोग के घर में शादी विवाह होता है, और शादी विवाह जब खत्म हो जाता है उसके बाद लोग एनालिसिस करते हैं कि आखिर हमको इस शादी विवाह में कितना खर्चा हुआ। तो खर्चा मतलब मान के चलो किसी का वेडिंग हुआ, किसी का वेडिंग हुआ, वेडिंग के बाद सब लोग एनालिसिस करते हैं, मतलब जो सब लोग नहीं, बच्चा लोग को इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे तुम लोग को नहीं इंक्लूड किया जाता होगा। घर के जो भी बुजुर्ग आदमी रहते हैं, मतलब पापा चाचा या फिर जो दादाजी लोग बैठते हैं और फिर वो लोग एनालिसिस करते हैं तो कि हम में शादी में कितना खर्चा हुआ। अब वो लोग स्टार्ट करेंगे कि हलवाई को कितना दिए, 1 लाख हलवाई लिया, टेंट सामियाना वाला 1.5 लाख लिया, फिर लास्ट लास्ट तक आते आते पंडित जी का भी जोड़ लेते हैं कि पंडित जी 2500 लिए कि 4000 शादी कराने का लिए। ये सारा का सारा चीज का वो लोग शादी का वेडिंग का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो लोग अपना एक रिजल्ट तैयार करके देते हैं, बोलते हैं कि हमारे बेटा की शादी में 25 लाख खर्चा हो गया, बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा हो गया। सुनता होगा आप। ये तो सर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी आ जाएगा ना सर? जाने के लिए तो बस अभी बिल्डिंग पे ही ध्यान दो, इधर उधर मत जाओ। बस जो बिल्डिंग का बात चल रहा है ये सबसे कॉमन चीज है, इसलिए हम कॉमन चीज ही उठाए ताकि सबको समझ में आ जाए। अब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग तुम बोल दिए तो हो सकता है बहुत कुछ समझ में ना आ जाए कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, बस वर्ड पता है एस्टिमेट। अब पूछ देंगे एस्टिमेट क्या है तो नहीं पता चलेगा। कॉस्ट क्या है तो बता देगा कोई कि सर कपड़ा जो खरीदे उसका कॉस्ट, सर वो जो खरीदे उसका कॉस्ट। तो ये हो सकता है, इसलिए उस टाइम पे हम नहीं किया, बस हम बिल्डिंग का बात करें। तो ये क्या हुआ, डिटेल स्टडी बोल सकते हैं सर? क्या बोल रहे हो? सर डिटेल स्टडी एनालिसिस का मतलब ये नहीं बोल एनालिसिस का मतलब जो भी डेटा अब है मेरे पास सर उसका डिटेल स्टडी कह सकते हैं सर? तो वही तो हम कर रहे हैं, डिटेल स्टडी ही कर रहे हैं। और डिटेल स्टडी कैसे करते हैं इसके लिए आप बता रहे हैं, सो चुपचाप सुनो। अब डिटेल एनालिसिस के लिए हम क्या किए कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स चीज था, कॉम्प्लेक्स चीज बिडिंग भी है, कॉम्प्लेक्स चीज जो तुम बता रहे हो कि सर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर चीज का ही एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते हुए ऐसा नहीं होगा कि एज ए होल। अब किसी भी चीज को एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी करते हुए तो जो तुम्हारा टॉपिक रहता होगा या फिर जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है उसको छोटे 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 पार्ट में बाइफरकेट करते होगे, और सारे के सारे चीज को बाइफरकेट करने के बाद उसको देखते होगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सारा का सारा जो भी तुम्हारा छोटा छोटा पार्ट है उसको हम लोग पकड़ के सबको इंडिविजुअली कंपाइल करते 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 जब अंतिम रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो हमारा एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यही हमारा एनालिसिस का बेसिक मीन होता है। एक जनरल टर्म के रूप में अगर बात करोगे तो यही मीन होता है। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर एक सिस्टम है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से मिलकर बना हुआ रहता है, और हमारे स्ट्रक्चर का काम होता है कि लोड को रेसिस्ट करना, उस पर जो भी लोड लग रहा है उसको रेसिस्ट करना। अब ब्रॉड टर्म आ गया स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है? तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम यही देखेंगे कि हमारा जो भी डिफरेंट डिफरेंट मेंबर था वो मेंबर को पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो सर, बोले कि सर यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इसका एक ये मेंबर हो गया, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया। तो ये उसी की तरह है कि ये वेडिंग की तरह है कि ये पंडित जी हो गए, ये टेंट वाला हो गया, ये समियाना वाला हो गया। ये सारे के सारे को अलग अलग पकड़ के हम एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब हमारा जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को ब्रेक करके इंडिविजुअली हम जो भी उस पे लोड लग रहा है उस लोड के इफेक्ट के कारण हम लोग अपने उस मेंबर को चेक करते हैं, उस स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर इस पार्टिकुलर लोड के लिए सेफ है कि नहीं है। अगर सेफ नहीं है तो इसको हम कैसे इसको सेफ करेंगे। तो बेसिक एस्पेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस का यही होता है कि जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है उन डिफरेंट डिफरेंट मेंबर के बिहेवियर को चेक करना,
तो ये हमारा बेसिक एस्पेक्ट है अगर एक लाइन में बात करोगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं, और स्ट्रक्चरल डिजाइन हम लोग आरसीसी में करते हैं, हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में करते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइन से आप क्या समझते हो, तो बताओगे डिजाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर तो समझे, स्ट्रक्चर एनालिसिस, अब स्ट्रक्चर एनालिसिस भी समझ गए। बताओ सर डिजाइन में उसका कितना डेप्थ रहेगा, विड्थ रहेगा, ताकि वो मतलब सेफली लोड कैरी कर सके। वो सारा का सारा हम एनालिसिस में कर लिए, जो तुम बता रहे हो वो हम सारा का सारा एनालिसिस में कर लिए। स्ट्रक्चरल डिजाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर को किस तरह से हम बनाएंगे सर? स्ट्रक्चर तो बना लिए, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे वो तो बता दिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे। स्ट्रक्चर बोल ही नहीं सकते हैं जब तक कि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से बना ना ले। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद ही उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। सर एक यूनिफॉर्म शेप और साइज। बोला कि सर मतलब अच्छा म्यूट करो। कोई बोला कि सर हम एक यूनिफॉर्म शेप एंड साइज देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर एक चीज जो हो, अब तुम डैम को ही ले लो या फिर तुम ब्रिज को ही ले लो, क्या उसको एक यूनिफॉर्म शेप एंड साइज दे पाते हो? कितना लेंथ है उसका उतना ब्रेथ, उसका उतना हाइट दे पाते हो? तो यूनिफॉर्मिटी बस ऑन पेपर हम लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट कराना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैसे सिविल इंजीनियर को फिट नहीं बैठता है। उसको रोड भी बनाना है, उसको एयरपोर्ट भी बनाना है, तो यूनिफॉर्मिटी नाम का कोई चीज नहीं। तो यूनिफॉर्म वर्ड लगा है वो थोड़ा सा गलत है। तुम बोल सकते हो कि सर एक प्रॉपर शेप एंड साइज हम देते हैं हम स्ट्रक्चरल डिजाइन में, मतलब हम एनालिसिस करके आए पीछे से स्ट्रक्चर को देखे, उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस किए कि हम डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को पहले ऐड किए सर, स्ट्रक्चर बना लिए, और ऐड करने के बाद उस पर लोड लग रहा है, उनको ये भी पता है। अब एनालिसिस में आके चेक किए कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा मेंबर है, ये बीम है या हमारा कॉलम है, ये बीम हाँ कॉलम उस पे जो लोड लग रहा है उसको ले पाता है कि नहीं, मतलब इसको हम लोग ब्रेक कर करके देखें। ब्रेक करके देखने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर ले पा रहा है तो ठीक, नहीं ले पा रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए तो हम स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोपोर्शन होता है, जो भी हमारा डायमेंशन होता है, या फिर जो भी हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट का जो कुछ डिटेल मिस है उसको फुलफिल कर देते हैं। जैसे कि हम एनालिसिस करके आए कि हमारा जो भी एक कॉलम है ये 2 मीटर का होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इधर इस बीम पे लोड लग रहा था 4 मीटर का, तो हमको पता चला कि ये बीम जो है यहाँ 4 मीटर का ये जो बीम है वो फेल कर गया। फेल इसलिए कर गया क्योंकि ये 2 मीटर का कॉलम था, जैसे ही इस पे लोड लगा ये पूरा का पूरा इसका सेटलमेंट हो गया, ये कॉलम ही पूरा का पूरा धंस गया। तो हम देखेंगे कि आखिर अब इस बीम को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब हम बीम का जब आरसीसी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बीम का हम ब्रेड्थ देते हैं, उसका डेप्थ चेक करते हैं, ये सारा सारा चीज हम लोग चेक करते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो एरिया ऑफ स्टील भी चेक करते हैं कि हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पार्टिकुलर अपने ग्रेड का है कि नहीं, मतलब 8 mm का अक्षर है कि 12 mm का है कि 20 mm का है, ये सारा का सारा हम एरिया ऑफ स्टील भी चेक करते हैं। तुम लोग चेक करोगे ये सारा का सारा चीज, और हम डिजाइन में ही सब कुछ करेंगे। आरसीसी जब पढ़ोगे तो उसमें यही सब सिंगल एनफोर्समेंट, डबल एनफोर्समेंट, टी बीम, स्लैब डिजाइन, बीम डिजाइन, यही सब तुम लोग करोगे। वहां पे क्या करोगे, विड्थ डेप्थ, विड्थ डेप्थ, एएसटी मतलब एरिया ऑफ स्टील, यही सब चेक करोगे। तो पर्टिकुलर हमारा एम स्ट्रक्चरल डिजाइन में यही होता है, और हमारा काम ये नहीं है, हम स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि आरसीसी स्टील का पार्ट है। लेकिन एक स्टेप और आगे चल के हम बता दिए कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या पढ़ोगे, आरसीसी स्टील में क्या पढ़ेंगे हम। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसको एनालिसिस हम कर लिया, अभी हम एनालिसिस किए कि हमारा ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो सेफ है कि नहीं है। अगर अनसेफ है तो फिर डिजाइन में उसके डायमेंशन के साथ, उसके प्रोपोर्शन के साथ, और उसका जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट है उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक अपने बिल्डिंग में ही क्या कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग में ही क्या कर रहे हैं कि ईटा को जोड़ रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं। अब ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास जो मोटार फॉर्म हुआ, मोटार में हमको पता है कि हमारा मसाला 1:3 का होना चाहिए, मतलब 1 सीमेंट 3 बालू होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश 2 सीमेंट हो गया और 3 बालू हो गया, तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा प्रोपोर्शन जो है वो अनसेफ है। तो हम जब आरसीसी करेंगे तो वहां पे भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। नॉमिनल मिक्स आएगा, तुम्हारा डिजाइन मिक्स आएगा, तो वहां पे हम लोग एक पार्टिकुलर ग्रेड के लिए, जैसे M20 है तो उसके लिए हम फिक्स करेंगे 1, 1, 1.5 और 3, 1,
1:2 एंड 3, ये हमारा प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो ये सारा का सारा हमारे डिजाइन का पार्ट है। तो एज ए होल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है, सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, यस सर। ओके चलो ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर किसी को कोई दिक्कत? ओके चलो ठीक। अब क्या है कि तुम्हारा ये देखो, हम बोले कि तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है एक सिस्टम है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से कनेक्टेड होता है। जब डिफरेंट डिफरेंट मेंबर से वो कनेक्टेड हो जाता है तो हमको पता है कि जब डिफरेंट मेंबर से कनेक्टेड है तो उस पर कोई ना कोई लोड लगेगा ही लगेगा। वो लोड डेड लोड भी हो सकता है, वो लोड तुम्हारा लाइव लोड भी हो सकता है, वो लोड तुम्हारा विंड लोड भी हो सकता है, वो लोड तुम्हारा अर्थक्वेक लोड भी हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। एनालिसिस था कि हम जो भी हमारा डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बन गया या फिर जो भी कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हर एक कंपोनेंट को ब्रेक करके उसका हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो वो हमारे एनालिसिस का पार्ट हो गया। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम ये देखें कि हमारा स्ट्रक्चर जो था वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि देखो अभी एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये घबराना मत कि सर ये क्या बना दिए, आगे सबको समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या बनाए। ये मान के चलो यहाँ पे ऐसे आया, ये कुछ है तो वो भी तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों से कि पहचान जाओगे कि ये क्या है। ट्रस है सर, ट्रस है सर। ओके ओके, बोला कि सर ट्रस है, ठीक है ट्रस ही है ये, ठीक। यहाँ पे भी मान के चलो एक, तो कोई बोला कि सर ये ट्रस है, यस ये ट्रस है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तुम लोग पढ़ोगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रस बोलते हैं। पिन जॉइंटेड सपोर्ट इसको बोलते हैं कि हमारा जो भी ट्रस होता है वो पिन जॉइंटेड होता है। यहाँ पे पिन जॉइंटेड, यहाँ पे पिन जॉइंटेड, यहाँ पे पिन जॉइंटेड, हर एक जगह ये पिन जॉइंटेड है। ये सपोर्ट सबके बारे में तुमको पता होगा, ये तुम्हारा हिंज सपोर्ट है, ये तुम्हारा रोलर सपोर्ट है। अब ये जो ट्रस है ये भी तुम्हारा एक टाइप का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो बहुत सारा ये भी मेंबर से मिलके बना है। ये एक मेंबर है, 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 ये एक मेंबर है। इसमें हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मेंबर है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर का काम कर गया कि ये स्ट्रक्चर है हमारा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रस है हमारा, और हम अपने स्ट्रक्चर में तो यही देखते हैं। दूसरा, अब मान के चलो दूसरा चीज क्या है कि जो ट्रस होता है तुम्हारा, जो ट्रस होता है तुम्हारा, फिर से सुनना, जो ट्रस होता है वो ट्रस का डिफरेंट डिफरेंट जो मेंबर है, यहाँ पे 7 मेंबर तुमको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों के सातों मेंबर में हमको ये एजम्पशन है कि जो भी इस पे लोड लगेगा, मतलब जो भी इस पे लोड लगेगा वो सारा का सारा लोड इस ट्रस के हमेशा ज्वाइंट पे ही लगेगा, इसके मिड पॉइंट या फिर मेंबर पे नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि बोल सकते हैं हम लोग ऐसा कि जो भी इस पे लोड आएगा, जो भी इस पे लोड आएगा, यहाँ पे एक ज्वाइंट सबको दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक ज्वाइंट, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट। यहाँ पे हमारे पास इस ट्रस में 5 ज्वाइंट्स हैं। तो जो भी लोड लगेगा इस ट्रस के ज्वाइंट पे ही लगेगा। मतलब यहाँ पे लोड लग सकता है, 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 लेकिन लोड कभी भी हमारे मेंबर के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा अजम्पशन है ऐसा कि जो भी ट्रस है वो ट्रस ओनली एक्सियल लोड या फिर एक्सियल फोर्सेस को कैरी करता है, वो टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव होता है। हमारा ट्रस बेंडिंग के लिए डिजाइन नहीं होता है। और जबकि हम तुमको 100 में पढ़ाए हैं कि अगर मान के चलो इस टाइप का हमारा लोड लगता था तो हमारा बीम बेंड हो जाता था। तो कभी भी ट्रस के मेंबर पे लोड नहीं लगेगा, मतलब बीच में कभी भी लोड नहीं लगना, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, ना यहाँ पे लोड लगेगा, ना यहाँ पे लोड लगेगा, हमेशा ट्रस के ज्वाइंट पे लोड लगेगा। तो ये याद रखना। अब ट्रस क्या है ये आगे हम बताएंगे कि हमारा ट्रस क्या होता है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ट्रस भी हमारा एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है,
स्ट्रक्चरल सिस्टम है, ये भी डिफरेंट मेंबर से मिलके बना, और मेंबर हम बता भी दिए कि देखो यहाँ पे गिन के भी बता दिए कि हमारे पास 7 मेंबर है, और ये 7 मेंबर है, इसका ये पार्टिकुलर जॉइंट है, इस पे लोड लगेगा, लोड कभी भी मेंबर पे नहीं लगेगा, लोड हमेशा जॉइंट पे लगेगा। अब जब ट्रस आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि हमारा ट्रस स्टेबल है कि अनस्टेबल है। हम अपने ट्रस को चेक कर लेंगे कि कितना स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है हमारे ट्रस का, कितना काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है, ये अलग टॉपिक है। उसमें हम लोग एक चीज और बता देते हैं, उसमें हम लोग यही चेक करेंगे कि हमारा मेंबर है, हमारा ज्वाइंट है, मेंबर ज्वाइंट के कैलकुलेशन से हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आएगा, क्या आएगा वो बात का टॉपिक है। तो आई थिंक बीम सबको पता है कि बीम हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, हमारा बीम जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है। इस पे की लेटरल डायरेक्शन से लोड लगे हुए रहते हैं, तो बीम पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, या फिर बीम सबको पता है। ये तुम्हारा ट्रस है, जब भी कोई भी तुम ट्रिंगल टाइप का स्ट्रक्चर देखना, वो तुम्हारा ट्रस ही तुमको बताएगा। फ्रेम होता है, फ्रेम भी देख लो क्या होता है। अभी जो एक स्ट्रक्चर बनाए थे वो तुम्हारा फ्रेम ही था। ये जो एक स्ट्रक्चर बना था अभी ऐसे ऐसे, ये सारा का सारा तुम्हारा फ्रेम ही था। ये तुम्हारा फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर। फिर कोई बोला सर इधर ऐसे करके ऐसे आ गए, ये भी तुम्हारा फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये सारा का सारा तुम्हारा फ्रेम का स्ट्रक्चर। तो जब समय आएगा तो सब पता चल जाएगा, बता देंगे फ्रेम क्या होता है, कितने टाइप का फ्रेम होता है, यही सब तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो अभी तक में किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई डाउट No, किसी sir. को? चलो No, ठीक sir. है। और कोई बताओ। अविनाश, नीचे एक बच्चा है अविनाश कर्माली। अविनाश तुमको कोई Yes, दिक्कत sir. या डाउट, कोई तुमको डाउट या दिक्कत? No, sir. ओके No, ओके, sir. चलो ठीक है। अविनाश तुम हमको बता दो कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होता है, क्योंकि अब हम बीम से ही स्टार्ट करेंगे, हमारा अप्रोच वही है बीम। फिर बीम का हम लोग स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी चेक कर लेंगे, फिर ट्रस, फिर हम लोग फ्रेम, तो ऐसे करके हम लोग चले जाएंगे। तो तुम हमको बता दो कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होता है। आई थिंक ये चीज हम 10 बार भी क्लास में बता चुके हैं। तुम बता दो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, ताकि सबको एक बार रिवाइज हो जाए। बता दो। पता है अविनाश तुमको? अभी तुमको पता है? No, sir. ओके चलो ठीक है, म्यूट करो। आई थिंक धर्मेंद्र ये बताएं कली डिटर्मिनेट, तुम D2D से हो, बताएं ये सब यस सर, बताएं। कितना बार बताए होंगे? बहुत बार बताएं। ठीक है ओके। तो वही बताना था कि तुम लोग को देखो, एक ही चीज हम 10 बार बता देते हैं, तब पर भी पूछते हैं तो पता नहीं रहता है। तो ये अब इसको कैसे रिजॉल्व करें हम, बताओ। बताएं सर। तुम ही बता दो। हाँ तुम ही बताओ। सर इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन जो है सर 3 होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में, और उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। तो देखो तुम्हारा भी डिफिनेशन इनकम्प्लीट है। देखो सबसे सर- पहले क्या है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर, हाँ बोलो। सर if the force हाँ बोलो। if the forces in the members of a structure and also its support reaction can be determined by the 3 condition of equilibrium, जैसे कि ये चलो ठीक है। सिग्मा h equal to 0, सिग्मा v equal to 0 and सिग्मा m equal to 0। चलो ठीक है, और कोई कुछ बताओगे? Sir, number of reaction is equal to number of equilibrium equation. गुड गुड। चलो और कोई कुछ बताओगे? Number नीतीश of कुमार forces in any direction should be 0. नंबर ऑफ फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन शुड बी 0। Yes, sir. ये क्या तुम बता रहे हो, कहाँ पर हो? मतलब कि वही सर, सिग्मा एक्स वाई और एम सब मिला के 0 होगा सर। अच्छा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मिला के सब 0 होगा, ये क्या बता रहे हो तुम? चलो ठीक है, देखो चलो ठीक है, समझ गया। म्यूट कर लो। जो तुम्हारा
बीम है वो तुम्हारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अब इसमें हमको चेक करना है कि हमारा ये जो बीम है वो डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। तो बस एक चीज बताते हैं तुमको, देखो सर, हमारा ये एक बीम है, ऐसे देखो सर, ये हमारा एक टाइप का बीम है, ये हमारा बीम, ये कौन सा बीम है वो बताया है, ये तुम्हारा एक कैंटिलीवर बीम है। क्योंकि अभी भी हमको पता है कि किसी से अगर पूछेंगे, बहुत ऐसा भी होगा जिसे पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे, तो ये सब तुम्हारा ड्रॉबैक है कि तुमको नहीं पता है। धीरे धीरे समय पास होते चला जाएगा, मेरा काम है हम जो भी बताना वो बताते चले, लेकिन तुम ही लोग को जो नहीं जानते हो ये सब भी बेसिक चीज, उसको कभी कुछ आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जो हमारा पार्ट था सो हम कवर कर लिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस अभी अब कर रहे हैं, इसके बाद आरसीसी भी होते रहे, तो पहले सब कुछ चलते चलते सब कुछ खत्म हो जाएगा। और समय भी 1 साल निकल गया तुम लोग का, 1 साल और निकल जाएगा, 1 साल और निकल जाएगा, पास आउट भी होकर निकल जाओगे, लेकिन कुछ आएगा नहीं, और कुछ आएगा नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे ही हालत बहुत खराब है देश का, और क्या कर पाओगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, जो भी बेसिक चीज है वो तो कम से कम पता होना चाहिए। देखो ये तुम्हारे पास एक कैंटिलीवर बीम हम बता चुके हैं। अब ये जो कैंटिलीवर बीम है ये तुम्हारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। अब जो हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, इसको हमको स्ट्रक्चर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेना है कि ये हमारा डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। अब जो ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, इसको हम अपने वहाँ पे सॉम में तो चेक करते थे कि हम चेक कर लेते थे कैसे, कि हमारा जो भी रिएक्शन है, ये जो तुम्हारा कैंटिलीवर बीम है, इस पे 3 रिएक्शन आता है। मतलब ये जो तुम्हारा फिक्स सपोर्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन और एक मूवमेंट। तो यहाँ पे हम बताए थे कि 3 रिएक्शन आ रहा है, ये तुम्हारा फ्री एंड है, ये दैट मीन्स यहाँ पे 0 कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन आएगा। अब हम ये भी बता चुके हैं कि जब हम 2D का एनालिसिस करते हैं, मतलब 2 डायमेंशन में चलते हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहने का मतलब कि हमारा ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है भी और नहीं भी, कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा हमेशा स्टेबल ही रहेगा। हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल भी रहता है, हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट भी रहता है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हमेशा अपने स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट ही बनाएं। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है और किस डायमेंशन में है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में चले जाओगे तो वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमारा फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और मोमेंट किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा 0 है कि नहीं। वो डिफरेंस फेस पे डिपेंड कर जाता है कि मोमेंट जेड हो जाता है, मोमेंट वाई हो जाता है, और मोमेंट तुम्हारा एक्स हो जाता है। जैसे ही प्लेन को चेंज करोगे मोमेंट तुम्हारा चेंज हो जाएगा, मतलब प्लेन दैट मींस रेफरेंस फ्रेम को चेंज करोगे तुम्हारा मूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो बेसिक एस्पेक्ट यही होता है कि हमको किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख के ही स्टडी कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में रख के स्टडी करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा बीम है, ये जो हमारा बीम है, और बीम के बारे में बताए ही थे कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, दैट मींस एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। ट्रांसवर्स लोड बोलो या फिर लेटरल लोड बोलो, दोनों सेम ही है। ट्रांसवर्स लोड का मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन से लोड आता है उसको कैरी करता है, इस टाइप के लोड को, इस टाइप के लोड को ये बीम ही कैरी करता है। तो ये एक तुम्हारा बीम है। अब जो बीम है इस पे एक सपोर्ट आया, इसको बोले फिक्स सपोर्ट। इधर फ्री है तो फ्री सपोर्ट पे कोई रिएक्शन नहीं, जो फिक्स सपोर्ट होता है उस पे 3 रिएक्शन। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन है, 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो 3 सपोर्ट 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब यहाँ पे हम इसको 0 बोल दिए। अब 0 इसलिए बोले, क्या हुआ 0 का मतलब, और 3 को 3 से क्यों घटाए, इसके पीछे ये लॉजिक है कि अब हम ये जो हमारा यहाँ पे एक रिएक्शन आया, यहाँ पे रिएक्शन आया, यहाँ पे जो मोमेंट आया, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा यहाँ पे एक पार्टिकुलर एक लोड दिए हुए रहता है, तो लोड भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ये लोड दिया हुआ है, इस लोड के रेस्पेक्ट में हमारे इस बीम पे कितना लोड आया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, और हमारे ये मोमेंट से कितना यहाँ पे मोमेंट आया। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही लगाते हैं।
इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा एक जो सपोर्ट है इसको हम लोग बोल देते हैं आर वाई, इधर जो आया उसको आर एक्स, इधर आया इसको हम लोग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन बोल देते हैं, क्योंकि हमारा एक्स वाई अभी रेफरेंस प्लेन है। अब क्या है कि कोई बोला है कि सर हम आर एक्स नहीं बोल के हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं क्या, पी एक्स बोल दो, पी वाई बोल दो, जो मन है सो बोल दो, पी जेड बोल दो, जो भी मन है तुम बोल सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन वही लगेगा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और तुम्हारा मोमेंट जो तुम जिस डायरेक्शन के अबाउट लिए हो उस डायरेक्शन के लिए। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 करके हम यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, दोनों को रिजॉल्व करके हम यहाँ पे जो हमारा आर वाई है इसको निकाल लेंगे। आर एक्स के लिए देखेंगे तो हमारा इधर पाएंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई लोड ही नहीं आ रहा है, तो इसको आर एक्स मेरा 0 हो जाएगा। मोमेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ किसी एक पॉइंट के अबाउट यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे ए, यहाँ पे मान लेंगे बी, और इसी पॉइंट के बाद मोमेंट हम लोग 0 करके हम मोमेंट इन जेड डायरेक्शन को निकाल लेंगे। और ये सारा का सारा चीज शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि कैलकुलेट रिएक्शन। तो रिएक्शन जब हम कैलकुलेट कर लिए किसके हेल्प से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स, समेशन ऑफ फोर्स इन जेड, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से हम अपने रिएक्शन को कैलकुलेट किए। रिएक्शन जब कैलकुलेट किए तो अगर हमको वहां पे रिएक्शन कैलकुलेट किए तो देखे कि अगर सारा का सारा रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल गया, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल गया दैट मींस कोई दिक्कत नहीं, तो हम बोल देंगे कि ये स्ट्रक्चर हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर सारा का सारा रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकला, क्योंकि नहीं निकलता स्ट्रक्चर एनालिसिस में, इसलिए तो हम दो मेथड लाए, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। नहीं निकला तो इसके लिए सेपरेट कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है वो समय के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने उस इक्वेशन के हेल्प से जो भी हमारे पास अननोन आता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक छोटा सा एजम्पशन हम ये मान लेते हैं, इतना पूरा कहानी का मतलब ये हो गया कि सर एक छोटा सा एजम्पशन ये है कि देखो कोई बोला भी कि सर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन देते हैं और फिर अपने रिएक्शन से घटा लेते हैं, आई थिंक कोई इंग्लिश में यही बोल रहा था, तो बोला कि सर हम लोग रिएक्शन अपना देख लेते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन कितना है, उसमें से इक्विलिब्रियम इक्वेशन को घटा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 आ गया तो हम स्टैटिकली डिटरमिनेट बोल लेते हैं। यही उतना देर से हम समझा रहे थे। अब कोई बोला कि सर हमारे पास एक ऐसा भी बीम आ गया, यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे हमारा एक रोलर आ गया, तो सर यहाँ पे हमारा 3 रिएक्शन अभी पीछे था, या रोलर पे 1 रिएक्शन, तो टोटल का टोटल 4 रिएक्शन आ गया सर, -3 हमारा यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आ गया दैट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गया। अब एक स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है, एक स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है, एक काइनेमेटिक डिटरमिनेट होता है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट होता है। क्या होता है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 आया, यहाँ पे जो 1 आया, हम ये 1 आया वैसे ही हम बोल देते हैं कि ये मेरा स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। और ये हम बताए भी थे, ये हमारा प्रॉप्ट कैंटिलीवर, हमारा फिक्स्ड बीम, हमारा ओवरहैंग बीम, ये सारा का सॉरी हमारा ये तुम्हारा कंटिन्यूअस बीम, ये सारा का सारा हमारा बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम का। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे जो भी सपोर्ट रिएक्शन होते हैं इन बीम सबके, उनके सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन को हम लोग ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम ओनली कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं। अब जो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लगेगा वो हमारा टॉपिक आ चुका है स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, उसमें फोर्स मेथड आ चुका है, उसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड आ चुका है। इन दोनों मेथड के हेल्प से हम जो है अपने सारे के सारे अननोन रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया। अब क्या है, हमारा बीम है, हमको डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी में क्या चेक करना है, हमारा वर्ड से भी क्लियर हो जाना चाहिए। डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी में क्या चेक करना है, हमको अपने स्ट्रक्चर का डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी चेक करना है। किस किस स्ट्रक्चर का, बीम का चेक करना है, ट्रस का चेक करना है और फ्रेम का चेक करना है, क्योंकि यही सब हमारे काम का है। ऐसे बहुत सारा चीज है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको पढ़ना नहीं। तो यही 3 चीज हमको पढ़ना है, तो इसी का कैलकुलेट करेंगे। अब बीम आया तो बीम के बारे में जाने कि बीम हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, सोया हुआ मेंबर है। अब उस पे क्या है, कोई आदमी खड़ा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुर्सी रख दो, टेबल रख दो, दैट मीन्स इस पे ट्रांसवर्स लोड आते रहेगा। तो बीम हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर, ट्रस पे सारा का सारा लोड आएगा, सॉरी बीम पे हमारा सारा का सारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन से लोड आएगा। अब बीम में हमारा डिफरेंट टाइप का बीम होता है,
वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम भी होता है, वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम भी होता है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो गया कि जो भी हमारा बीम है वो सारा का सारा बीम या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर बिना सपोर्ट के सस्टेन नहीं करता, मतलब बिना सपोर्ट के रह नहीं सकता। तो सपोर्ट आया, उस सपोर्ट पे अपना अपना रिएक्शन होगा, सारे के सारे रिएक्शन को कैलकुलेट करो, मतलब सारे के सारे रिएक्शन को कंपाइल करो, सम कर लो। अब सम करने के बाद जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे फाइंड आउट करने का कोशिश करो। तो हमको पता हो गया कि हमारे पास 3 रिएक्शन ही है कैंटिलीवर के केस में। यहाँ पे हम देखें 3 रिएक्शन ही है और हमारे पास तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन मौजूद है, तो हम तीनों को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, हमारे पास 4 रिएक्शन आ गया और हमारे पास 2D के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो हमको पता चल गया कि 1 तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही 0 आया, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम मतलब ये डिटरमाइन हो गया किससे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कि हमारा जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो सफिशिएंट नहीं है सारे के सारे रिएक्शन को निकालने के लिए, तो इसको हम लोग बोल दिए स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। अब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हुआ तो कितना ऑर्डर से हुआ या फिर कितना नंबर से हुआ? तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, ऐसे ऐसे करके हमको जो भी नंबर आएगा उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा इतना नंबर से ये हमारा बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। अब जब हम निकालेंगे, देखो सब, जब हम लोग निकालेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेसी या फिर इनडिटर्मिनेसी अपने बीम का, तो आई थिंक डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट सबको क्लियर हो चुका होगा। किसी को अब भी डाउट है क्या डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी में? कोई No, बताओ। sir. ओके No, sir. तो मतलब एक ही बात हुआ कि भाई हमारे पास जो भी सपोर्ट रिएक्शन होगा हमारे बीम का, उन सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन को ऐड कर लेंगे, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से घटाएंगे, 0 आ गया डिटर्मिनेट, 0 नहीं आया इनडिटर्मिनेट। अब किस किस का 0 आता है हमको पता है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हिंज है, इधर रोलर है, यहाँ पे हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। ये सारा का सारा जो भी बीम है ये हमारा डिटर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन, 3 से 3 घटाओगे तो 0। हमारे पास यहाँ पे 3 रिएक्शन, 3 से 3 घटाओगे 0, तो ये हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो गया। तो तुमको जैसे ही अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में इस टाइप का बीम मिले, उसको तुमको ds इक्वल टू तुमको 0 लिख देना है। अब ds इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जब हम डिटर्मिनेसी चेक करते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, तो उसमें हमको ds से ही उसको इंडिकेट करते हैं, उसका सिंबल ds है, जैसे कि पॉइजन रेशियो का, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का, सबका अपना अपना एक इंडिकेशन है। वैसे ही हमारा ds का भी अपना एक इंडिकेशन है, वो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को इंडिकेट करता है ds। तो हमको पता चल जाना चाहिए कि डिटर्मिनेट बीम है, दैट मींस इसका ds होगा 0। इनडिटर्मिनेट बीम है तो उसका अपना एक पार्टिकुलर ds आएगा। जैसे कि अब अगर हम पूछे कि ये तुम्हारा, देखो सब, ये तुम्हारा फिक्स्ड बीम हो गया, ये तुम्हारा कैंटिलीवर बीम हो गया, ये तुम्हारा फिक्स्ड बीम हो गया, ये फिक्स्ड बीम हो गया, ये तुम्हारा कैंटिलीवर बीम हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया। तो इसमें पूछा कि ds बताओ, मतलब स्टैटिक